एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की पूरी रिवीजन। लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज एसिड्स। सो एसिड्स की सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो, जो एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में, एंड ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ एसिड है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन एसिड को हम पानी में मिला देंगे, अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन बना देंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड अगर रेड कलर का लिटमस है तो वो रेड ही रहता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोनियम आयंस में पानी में मिलाने पर। देखो, जब हम एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयंस H3O+ आयंस बना लेते हैं। तो वो एसिड जो कंप्लीटली अपने हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड वो होते हैं जो इनकम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह अपने आयंस को डिसोसिएट नहीं करते वाटर में। ठीक है, पूरी तरह वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, तो वो होते हैं वीक एसिड, जैसे कि एसेटिक एसिड। ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो ये हमने एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। अब बेसिस की बात करते हैं। तो देखो, बेसिस बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड ये टच में स्लिपरी होती है, मतलब अगर इनको हम टच करेंगे तो ये काफी स्लिपरी होते हैं, एंड ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है एंड उसको हम बेस सोल्यूशन में डिप करें तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, एंड अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो ब्लू ही रहेगा बेसिस पर टच करने पर। ठीक है, एंड सम बेसिस गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर विच आर कॉल्ड एल्कली। सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोला जाता है एल्कली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली पानी में आयोनाइज हो जाते हैं। जो बेसिस होते हैं वो वाटर में अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो बेस जो कंप्लीटली अपने आयंस रिलीज कर देते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एंड वीक बेस वो होते हैं जो कि पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते वाटर में, पूरी तरह अपने OH- आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, वो होते हैं वीक बेस, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मधु ने आपको अभी एसिड एंड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता करें कि एक गिवन सॉल्यूशन एसिड है नेचर में या फिर बेसिक है नेचर में। हाउ डू वी नो दैट? तो वो हम पता कर सकते हैं इंडिकेटर्स की हेल्प से। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर या फिर अपनी ओडोर, अपनी स्मेल में चेंज करके हमें ये इंडिकेट करते हैं कि एक गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है नेचर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। सो लिटमस क्या है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, विच इज लिचन। ठीक है, अब जब आप एक ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो रेड में चेंज हो जाता है। क्या कहा मैंने? ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो रेड में चेंज हो जाता है। अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो क्या होगा? तो उसका कलर रेड ही रहेगा। अब बात करते हैं बेस की। तो जब आप एक ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालते हो तो उसका कलर ब्लू ही रहता है, लेकिन अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हो तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ये दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब जब आप मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में होता है पिंकिश रेड, या फिर आप कह सकते हो रेड कलर होता है उसका एसिड में। एंड इन बेस में इसका कलर होता है येलो, इसे याद रखना। अब बात करते हैं फिनोप्थलीन। सो फिनोप्थलीन का जो नेचुरल कलर होता है दैट इज कलरलेस, और एसिड में भी इसका कलर क्या रहता है? कलरलेस ही रहता है, यानी कि जो उसका कलर पहले था वही रहता है, सेम रहता है। लेकिन जब आप फिनोप्थलीन को बेस में डालते हो तो उसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपनी स्मेल में चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पे पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ऑनियन का
एक्सट्रैक्ट। तो ऑनियन का एक्सट्रैक्ट क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो एसिड में उसे रिटेन कर लेता है, यानी कि जो उसकी नेचुरल स्मेल है वो वही रहती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। और बेस में उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, यानी कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो चली जाती है बेस में। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस भी सेम है, एसिड में अपनी स्मेल को वही का वही रखता है और बेस में उसकी स्मेल चली जाती है, नो स्मेल। ओके, अब बात करेंगे क्लोव ऑयल। सो क्लोव ऑयल का भी सेम है, बहुत ईजी है इन्हें याद रखना। ये भी अपने एसिड में रिटेन कर लेता है स्मेल को और बेस में इसकी स्मेल नहीं होती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, 5 केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स के, ठीक है। सो सबसे पहला रिएक्शन है एसिड प्लस बेस। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है और इसी रिएक्शन का एक दूसरा नाम है विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम आगे और इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एसिड प्लस मेटल। तो एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और इस हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम टेस्ट भी कर सकते हैं जब हम इस हाइड्रोजन गैस को सोप के सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं और जब वो यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के, उसको हम बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड से बर्न होते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। अब अगला यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। और ये जितने भी एसिड रिएक्शंस हैं इनके एग्जांपल्स भी आपको नीचे दिख रहे होंगे। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट के यहाँ पे क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एसिड का रिएक्शन जब मेटल बाई कार्बोनेट के साथ होता है तब भी सेम यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मेटल बाई कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन डिस्कस करा। अब यहाँ पे दोनों ही रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और इस गैस की प्रेजेंस को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट किया। कैसे टेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के सॉल्यूशन में से पास करवाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये क्या देता है, दिस गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। आप रिएक्शन में देख सकते हो और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर। और हमने अभी पहला रिएक्शन भी देखा था कि एसिड प्लस बेस भी साल्ट प्लस वाटर देता है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका मेटल ऑक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब आपका मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा नेचर में तभी तो एसिड और बेस का रिएक्शन होकर साल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आगे बढ़े तो अब डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन है बेस प्लस एसिड। तो वही है एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड क्या देता है आपको, साल्ट प्लस वाटर देता है और इसी का दूसरा नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेस प्लस मेटल। तो बेस प्लस मेटल क्या देता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम टेस्ट भी कर सकते हैं सोप सोल्यूशन में से पास करवा के। नेक्स्ट है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर देता है। तो हमने अभी देखा कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड साल्ट प्लस वाटर देता है तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। अब यहाँ पे बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड साल्ट प्लस वाटर दे रहा है, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर हुआ। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हमने दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। सो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। अब यहाँ पे क्या इसका कंसेप्ट क्या है कि देखो पीएच स्केल में वैल्यू होती है 0 से 14 के बीच में। अगर वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो दैट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। 0 से 7 के बीच में मैंने बोला है। अगर वैल्यू 7 आती है, एग्जैक्ट 7 आती है तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जो ब्लड है, जो हमारा खून है, दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू 7 होती है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 से 14 के बीच में अगर सॉल्यूशन की वैल्यू आती है पीएच स्केल पे, सो दैट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। और हम जानते हैं बेसिक सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन में OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं और एसिड क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयंस, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच 7 की वैल्यू की इक्वल होती है, बेसिक सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है पीएच स्केल पे, 7 से ज्यादा होती है, 7 से 14 के बीच में होती है। अब यहाँ पे जितना
ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे कि 1, 2, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे आप 7 के पास आते जा रहे हो उतना जो एसिड है वो वीक होता जा रहा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है सोल्यूशन में। और 7 फिर हमारा न्यूट्रल हो गया। उससे आगे आप बढ़ोगे 8, 9, ये क्या है, ये आपके वीक बेस है। अब 8, 9, 10, 11, अब 12, 13, 14, ये क्या आपके ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ज्यादा OH- आयंस देते हैं, डिसोशिएट करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। आगे बढ़े, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की पीएच हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पीएच सेंसिटिव, यानी कि जो हमारी एनिमल बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, दैट आल्सो वर्क इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। एक पीएच रेंज होती है जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी काम करती है, और वो पीएच रेंज है 7.0 टू 7.8, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड रेन कब होती है? एसिड रेन तब होती है जब रेन वाटर का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है, तो तब उस बारिश को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड रेन जब फिर आपके वाटर बॉडीज में जाती है तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी लाइफ पर बहुत इसका सिवियर इंपैक्ट पड़ता है। अगला पॉइंट है पीएच ऑफ सॉइल। तो अब जो सॉइल का पीएच है वो भी एक स्पेसिफिक रेंज में होता है, क्योंकि प्लांट जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से वो उसी पर बेस्ड होगा। अगर पीएच ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा प्लांट की लाइफ पर, क्योंकि वो डिपेंडेंट है सॉइल पे। अब यहाँ पे जो सॉइल है, अलग अलग टाइप होता है सॉइल का, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग सिचुएशंस में जो सॉइल का पीएच लेवल होता है वो वेरी करता है। एनसीईआरटी में आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक पीएच रेंज नहीं दिए सॉइल की, ठीक है। अगला पॉइंट है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी पीएच स्केल होता है ऑब्वियसली। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी हम जानते हैं, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि हमारे जब डाइजेशन के प्रोसेस में जो स्टमक है उसमें HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। अब जब ये HCl एसिड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय दी बॉडी, तो फिर इससे क्या होता है? एसिडिटी होती है, बहुत इरिटेशन होती है, दर्द होता है पेट में, ठीक है। और इसीलिए हम ह्यूमन क्या करते हैं? हम बेस यानी कि एंटासिड्स का यूज करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों यूज करते हैं बेसिस का? क्योंकि एसिड है ना स्टमक में, तो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक माइल्ड बेस है जिसका हम यूज करते हैं एसिडिटी के टाइम, जब हमारे स्टमक में ज्यादा मात्रा में HCl एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्लियर हुआ? तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, कॉज ऑफ टूथ डीके। सो हम जानते हैं टूथ डीके यानी कि जब हमारे दांत की जो लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, वो कोरोड होना चालू हो जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारा ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हो, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब जब हमारा माउथ का जो पीएच लेवल है वो 5.6 के कम हो जाता है, तो क्या होता है? दिस रिजल्ट इन टूथ डीके। अब ये टूथ डीके कब होता है? जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं और जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है, ये बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स पर एक्ट करके ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड क्या होगा? अगर 5.6 से वैल्यू कम गई तो हमारा टूथ डीके होगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं? इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं विच इज बेसिक इन नेचर। जो टूथपेस्ट हम ब्रश करते हैं सुबह, वो जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक होती है नेचर में। हम बेसिक नेचर का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माउथ में एसिड है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इन बेसिस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट विच इज सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब देखो यहाँ पे जो सेल्फ डिफेंस प्लांट्स कैसे करते हैं, आपने एक मतलब प्लांट का नाम सुना होगा विच इज नेटल। नेटल, जो नेटल की स्टिंग्स होती है, जो कांटा होता है वो लग जाता है तो बहुत दर्द होता है, और वो क्या करता है? वो जो कांटा होता है वो आपके बॉडी में मिथोइनिक एसिड, एक एसिड रिलीज करता है जिसका नाम है मिथोइनिक एसिड, और इससे बहुत इरिटेशन होता है, दर्द होता है। और इसीलिए इसके लिए हम क्या करेंगे? एसिड रिलीज हुआ है, एसिड से जो दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। और उस बेस, आप कौन सा बेस यूज करोगे? बेकिंग सोडा का आप यूज कर सकते हो। बेकिंग सोडा क्या है? एक माइल्ड बेस है जिसका यूज कर सकते हैं मिथोइनिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल एनिमल्स का विच इज बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी जब काट लेते हो तो उसका जो कांटा होता है, जो स्टिंग होता है, वो भी हमारी स्किन में मिथोइनिक एसिड ही रिलीज करता है। और इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? बेकिंग सोडा जैसे बेसिस का यूज कर सकते हैं एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल सोर्स और उनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिन, टैमरिन यानी कि इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड।
टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, लेमन में भी सिट्रिक एसिड, कर्ड जो कि मिल्क से बनता है इसीलिए इसमें लैक्टिक एसिड होता है, एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में क्या होता है, एंट हो गया, बी स्टिंग हो गया, इनमें मिथोइनिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज साल्ट्स। सो फ्रेंड्स, रजत ने अभी आपको पीएच स्केल के बारे में पूरा अच्छे से समझा दिया। अब हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब सॉल्ट्स की बारी है। तो देखो, सॉल्ट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। हमने देखा था कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एंड यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब सॉल्ट एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या फिर न्यूट्रल? तो देखो, जो सॉल्ट्स हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ पर जिससे वो बने हैं। अब सॉल्ट जो है वो एसिड एंड बेस से ही बनेगा। अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। अगर एसिड वीक है, बेस स्ट्रांग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा नेचर में। ठीक है? एंड अगर दोनों ही एसिड एंड बेस सेम है, दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों ही वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये डिपेंड करता है एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ पर। ठीक है? जो सॉल्ट बन रहा है, जिस एसिड एंड बेस से वो बना है, तो उनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है? अगर सॉल्ट का pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर इसका pH 7 है तो ये न्यूट्रल होगा, एंड 7 से ज्यादा है pH तो वो बेसिक होगा नेचर में। ये हम ऑलरेडी pH स्केल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? अब देखो, अब हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग सॉल्ट होते हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम अपने खाने में यूज करते हैं। ठीक है? एंड ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है एंड सी वाटर को इवेपोरेट करके बनाया जाता है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। एंड ये हम अपने फूड में यूज करते हैं। जो सी वाटर होता है उसमें भी जो साल्ट कंटेंट है वो डिसॉल्व होता है, तो सी वाटर को इवेपोरेट करके हम सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी हम कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है? एंड इस कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है, एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और दूसरे मटेरियल्स को बनाने के लिए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब को बनाने के लिए भी कॉमन सॉल्ट को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है? अब कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करते हैं। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? इसमें क्या किया जाता है? इसमें कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन यहां से बनता है। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, ये वाटर के साथ होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्वस सोल्यूशन तभी होगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्लोरीन गैस बन रही है एंड एक एल्कली बन रही है। एल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एल्कली है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है? अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा, इसका यूज किया जाता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, इन सब चीजों में कॉस्टिक सोडा का यूज किया जाता है, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एक क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनता है। तो ये हमने 2 सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट एंड कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करी। अब हम और दूसरे सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे फॉर्म होता है ये? जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम में से, मतलब CaOH2 में से जब हम क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन गैस का एक्शन करवाते हैं, जो क्लोरीन गैस अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई थी, इस क्लोरीन गैस का ही हम एक्शन करवाते हैं ड्राई स्लेकेड लाइम मतलब CaOH2 पर। तो क्या प्रोड्यूस होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 प्लस वाटर। ठीक है? एंड ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या है? यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का कहां पर यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए। इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, एंड वाटर को जर्म्स फ्री बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं एंड ये कैसे फॉर्म होता है वो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में।
सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एंड बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम सोडियम क्लोराइड मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जब उसका रिएक्शन करवाते हैं एमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब जाके प्रिपेयर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज आवर बेकिंग सोडा, एंड साथ ही साथ एमोनियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, इसको कहां पर यूज किया जाता है, इसको किचन में यूज किया जाता है खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए। जैसे जो पकोड़े आप खाते हो वो क्रिस्पी होते हैं, वो क्यों, बिकॉज हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं। अब वॉशिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। वॉशिंग सोडा है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ये .10H2O क्या है, ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। उससे पहले देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता कैसे। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। जब इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करी जाती है, जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ऐड होते हैं, तब जाके हमारा बनता है वॉशिंग सोडा, जो कि सोडियम कार्बोनेट ही है, लेकिन उसमें अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ये एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब साल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है साल्ट के क्रिस्टल्स के लिए। मतलब साल्ट जो है वो क्रिस्टल्स की शेप में है, तो उसकी जो क्रिस्टल की शेप है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो क्रिस्टल की शेप में नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तब जाके बना है Na2CO3.10H2O। ये .10H2O क्या है, हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। ठीक है, तो तब जाके हमारा बनता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे हम इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी डिस्कस करेंगे। तो वॉशिंग सोडा का कहां पर यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले एंड लास्ट सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में हम POP भी बोलते हैं, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.1/2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे फॉर्म होता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर। देखो, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट, एंड इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जब हम जिप्सम को, ये जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला है, जब इस जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये अलग हो जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, एंड तब जाके हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो जिप्सम हमारा सॉलिड होता है, एंड इसको हीट करके 373 के पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, एंड ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, जब ये व्हाइट पाउडर होता है, एंड इसमें दोबारा अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना, तो फिर दोबारा ये जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहां पर यूज किया जाता है, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनको एक ही सही पोजीशन पर सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए जो मटेरियल होता है उनको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं, एंड कैसे ये प्रिपेयर होता है, ये आपको पूरा अच्छे से, रिएक्शन सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, तो हमने सारे सॉल्ट्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो वी हैव रिवाइज्ड द कंप्लीट चैप्टर एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।